माधव नामक एक आदमी अपनी बीवी और दो बेटियों के साथ शहर में रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम सीमा और छोटी बेटी का नाम कोमल था। सीमा का व्यवहार गरीब लोगों के साथ अच्छा नहीं था। कॉलेज में वो सिर्फ अमीर परिवार के बच्चों के साथ ही रहती थी और दूसरी तरफ कोमल बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। उसको अपने पिता के पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। एक दिन माधव अपनी पत्नी सुमित्रा से बोलता है, सुमित्रा, सीमा का कॉलेज अब खत्म होने वाला है और इसके लिए बहुत से रिश्ते भी आने लगे हैं। तुम सीमा की शादी के बारे में बात करो। मैं धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों की शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सीमा से बात करती हूँ। सुमित्रा सीमा से उसकी शादी को लेकर बात करती है। सीमा, तेरे पिताजी बोल रहे हैं कि तेरे लिए बहुत अच्छे घरों से शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। अब तो तेरा कॉलेज भी खत्म हो गया है। माँ, मैं एक अमीर लड़के के साथ ही शादी करूंगी जो पढ़ा लिखा हो और मेरी सारी जरूरतें पूरी कर सके। ठीक है बेटा, वैसे भी तेरे पिताजी तेरे लिए कोई अच्छा परिवार ही ढूंढेंगे। लेकिन माँ, वो शहर के ही होने चाहिए ताकि उनकी सोच मेरे से मिलती हो। और सुमित्रा उसकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। माधव सीमा का रिश्ता शहर के एक अमीर परिवार में कर देता है और उसकी शादी बहुत धूमधाम से करता है। कुछ समय के बाद कोमल की पढ़ाई पूरी हो जाती है और माधव उसकी शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढने लगता है। लेकिन एक दिन उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और उसे बहुत नुकसान होता है। माधव अब बहुत मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चला पा रहा था। सुमित्रा, कोमल के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है, लेकिन वो सीमा के परिवार जितने अमीर नहीं हैं। बस गांव में अपना घर है और एक किराने की दुकान है। उनकी बात कोमल सुन लेती है और वो अपने पिता के पास जाती है और बोलती है, पिताजी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। उसकी बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वो कोमल की शादी भी कर देते हैं। कोमल का पति रमेश एक अच्छा इंसान था। वो ठीक दामों पर सामान बेचता था, जिसके कारण गांव के ज्यादातर लोग वहां से सामान खरीदते थे। और दूसरी तरफ सीमा का पति एक बैंक में मैनेजर था, जिस वजह से उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। सीमा अपना पूरा दिन मॉल में शॉपिंग करके और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके ही बिताती थी। एक दिन कोमल अपने पति रमेश के साथ सीमा के घर जाती है। हेलो दीदी, कैसी हो तुम? नमस्ते जीजा जी। अरे कोमल, तुमने बताया ही नहीं कि तुम आने वाली हो। हाँ, वो मैंने सोचा कि बहुत समय से आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो बस आपसे मिलने चली आई। अच्छा सीमा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उन दोनों का व्यवहार देखकर रमेश को बहुत अजीब लग रहा था। सीमा कोमल को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। कोमल, देखो, हमारे घर में सभी बहुत बिजी रहते हैं और अगर आगे से कभी मिलने आना हो ना, तो प्लीज पहले फोन करके बता दिया करो, क्योंकि रमेश जैसे लोगों को पहले टाइम लेना पड़ता है हमसे मिलने के लिए। कोमल को सीमा की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वो रमेश के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो रमेश को कुछ नहीं बताती। कुछ दिनों बाद सीमा अपने पति के साथ कोमल की दुकान पर आती है। और कोमल, कैसी हो तुम? ये लो मिठाई खाओ। आज तुम्हारे जीजा जी ने नई गाड़ी ली है, तो मैंने सोचा चलो तुम्हें गाड़ी दिखा लाऊं। मुबारक हो दीदी। अच्छा कोमल, तुम्हारे पास कोई गाड़ी है क्या? नहीं दीदी, अभी तो नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है? अमन तो कुछ ही महीनों बाद अपनी गाड़ी बदल देता है और पहले से भी महंगी गाड़ी ले आते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। सीमा उसे मिठाई देकर वहाँ से चली जाती है। तुम्हारी बहन को अपने अमीर होने का कुछ ज्यादा ही घमंड है। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हो। वो हमें अपनी गाड़ी नहीं, हमें हमारी हैसियत याद दिलाने आई थी। मेरे जैसा इंसान अब गाड़ी कैसे ले सकता है? क्यों जी, आप गाड़ी क्यों नहीं ले सकते? आप तो इस दुकान के मालिक हो, आप चाहो तो वो सब कुछ कर सकते हो। जीजा जी तो आखिर नौकरी ही कर रहे हैं। लेकिन एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होती है और ज्यादा बारिश होने के कारण गांव में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में सब कुछ डूब जाता है। गांव के लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं।
ये सब देखकर रमेश बहुत घबराने लगता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हम तो बर्बाद हो गए। कोमल, हमें ये घर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैं सारा सामान बांध लेती हूँ। रमेश और कोमल के तो मानो जैसे सपने उस बाढ़ में बह गए थे। कोमल अपने परिवार के साथ शहर में आ जाती है और वो मदद के लिए सीमा के पास जाती है। दीदी, गांव में बाढ़ आने की वजह से हमारा घर और दुकान सब पानी में बह गया है। मुझे आपकी मदद चाहिए दीदी। देखो कोमल, तुम्हारे जीजा जी तो बस एक नौकरी करते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम वो तुम्हें दे सकें। वैसे भी हमारी भी जरूरतें पूरी करनी होती है उन्हें। कोमल निराश होकर वहां से चली जाती है, लेकिन रमेश कोमल के पिता की सहायता से एक दुकान किराए पर ले लेता है और वहां भी किराने की दुकान का काम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो भी उनके पास एक बार आता वो फिर बार बार उन्हीं के पास आता था। वह दोनों रात दिन काम करते रहते थे और बहुत ही जल्द वो शहर में अपना एक मकान भी बना लेते हैं और धीरे धीरे नए स्टोर भी खोल देते हैं। कुछ दिनों के बाद अब वो शहर के बड़े उद्योगपतियों में से जाने जाते थे। रमेश नई गाड़ी भी ले लेता है और वो कोमल से बोलता है, देखो कोमल, मैं एक और नई गाड़ी लेकर आया हूँ। हमारे पास तो पहले से ही गाड़ियाँ हैं, आप फिर से नई गाड़ी क्यों ले आए हो? मैंने सोचा आज तुम्हारी बहन से क्यों न मिलकर आया जाए और नई गाड़ी की खुशखबरी भी दे देंगे। ठीक है जी, चलते हैं। रमेश और कोमल सीमा के घर पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि अमन बैंक में हेरा फेरी करने के गुनाह में जेल में बंद है और उसको छुड़ाने के लिए घर में एक भी पैसा नहीं है। दीदी, आपके पास पैसों की ऐसी कौन सी कमी थी जो उन्होंने ऐसा गुनाह किया? मैं ही बहुत लालची हो गई थी कोमल। मैंने ही उन्हें ऐसे काम करने के लिए बढ़ावा दिया था ताकि हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएं। क्या तुम अमन को जेल से छुड़ाने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ दीदी, हम जरूर जीजा जी को छुड़ा लेंगे, आप घबराओ नहीं। और रमेश अमन द्वारा की गई हेरा फेरी की भरपाई करके उसे जेल से छुड़ा लेता है। मुझे आप दोनों माफ कर दो। मुसीबत के समय मैंने आपकी कोई मदद नहीं की थी, लेकिन आज फिर भी आपने मुझे बचाया है। जीजा जी, ये तो हमारा फर्ज था। अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे भी मेरे मन में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। पैसों के लालच में मैं अंधी ही बन गई थी, जो मैंने अपनी बहन की मदद भी नहीं की। आप दोनों मुझे माफ कर दो। हाँ रमेश जी, हमें माफ कर दीजिए। रमेश जी, अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, क्या आप मुझे अपने नए स्टोर में काम दे सकते हो? ठीक है, आप मेरे स्टोर में काम कर सकते हो। कोमल और रमेश वापस अपने घर चले जाते हैं। आज सुहानी की सगाई थी। घर में सब मेहमान आए हुए थे। मेरी छोटी बहू तो हीरा है, हीरा। बहन जी, आपकी बड़ी बहुएं भी बहुत समझदार हैं। बहन जी, मेरे बेटों के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। वो तो बस इन दोनों को ही आना था मेरे घर, सो आ गई। लेकिन सुहानी बहू को तो देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाएंगे। इससे सुंदर बहू पूरे गांव में किसी की नहीं होगी। और सब हंसने लगते हैं। माँ जी को ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही है अपनी नई बहू की। और क्या दीदी, हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। पूरा दिन घर का सारा काम करते हैं हम और इतनी सेवा करते हैं इसकी, लेकिन हमारे लिए एक शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से। सुहानी और दीपक की सगाई हो जाती है और सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन रूपा और मीना अपनी सास की बातों से परेशान थीं, क्योंकि सुधा अपनी छोटी बहू की सुंदरता की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रही थी। सुधा के 3 बेटे थे और आज उसने अपने सबसे छोटे बेटे दीपक की सगाई सुहानी नाम की लड़की से करवाई थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे बाल और सुंदर नैन नक्श। सुहानी के घर वाले बहुत अमीर थे, इसलिए सुधा
अपनी बड़ी बहुओं के सामने सुहानी और उसके घर वालों की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। अभी तक तो ये महारानी घर में आई भी नहीं है, तो ये हाल है। ये जब घर में आ जाएगी तो माँ जी तो हमें पूछेगी भी नहीं। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, इसका तो ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या? दीदी मेरे पास ना एक आइडिया है। मीना सारी बात रूपा को समझाती है। इधर कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ जाता है। दोनों घरों में खुशी का माहौल था और सब बहुत अच्छे से सजे हुए थे। अरे तुम दोनों पार्लर से तैयार हो जाती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। वहाँ सुहानी इतनी सुंदर लग रही होगी तुम दोनों से। वहाँ जाओगे तो लोग भी तुम्हें देखकर बोलेंगे, छोटी बहू की जेठानियाँ कैसी हैं। माँ जी, हम ना पार्लर से ही तैयार हुए हैं। आपको तो अब सुहानी ही सुंदर लगेगी। और क्या, जब देखो उसी के गुणगान करती रहती हो। तुम दोनों चुप करो और मेरे साथ चलो। तीनों कमरे में जाते हैं। बड़ी बहू और मझली बहू, ये लो सारे जेवर जो छोटी बहू को पहनाने हैं। तुम पहले इसको संभाल के रखो, जब मैं मांगूंगी तो मुझे देना। माँ जी, ये जेवर तो हमसे भी ज्यादा है। हमें तो आपने कभी इतने जेवर नहीं डाले। अरे वो मेरी सबसे छोटी बहू है, ये जेवर उस पर बहुत अच्छे लगेंगे। और वो अमीर घर की है, इतना कुछ लेकर आएगी तो हमें भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। चलो चलो, अब बारात के जाने का समय हो गया है, जल्दी से आ जाओ। कुछ ही देर में बारात सुहानी के घर पहुंच जाती है और धूमधाम से दीपक और सुहानी की शादी हो जाती है और सुहानी बहू बनकर घर आ जाती है। सुधा बहुत शानदार तरीके से अपनी छोटी बहू का घर में स्वागत करती है। इधर रूपा और मीना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह जब नाश्ता करते हैं, सुधा सुहानी के कमरे में जाती है। बहू, तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही भिजवा देती हूँ। आज घर में बहुत सारे रिश्तेदार और गांव वाले आएंगे तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए। तुम बस अच्छे से तैयार होकर यहीं बैठो, जब मैं बुलावा भेजूं तो बाहर आ जाना। जी माँ जी। बड़ी बहू और मझली बहू, चलो छोटी बहू को कमरे में नाश्ता दे आओ। रूपा और मीना सुहानी के लिए नाश्ता बनाती हैं। अब आएगा मजा। सही कहा दीदी आपने। दोनों जेठानियां अपनी नई देवरानी को नाश्ता देती हैं। नाश्ता करने के कुछ देर बाद ही सुहानी के पेट में दर्द हो जाता है। हे भगवान, मेरे पेट में ये कैसा दर्द हो रहा है। मुझे शौचालय जाना पड़ेगा, लेकिन बाहर तो इतने सारे मेहमान आए हैं, उनके सामने कैसे जाऊं? सुहानी घूंघट ओढ़कर बाहर शौचालय में जाती है। कुछ देर के बाद उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है। मुझे तो दस्त हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? सुहानी बार बार मेहमानों के बीच से बाहर के शौचालय में जा रही थी। अरे, हम तो बहू की मुंह दिखाई के लिए यहाँ आए हैं और ये हमारे सामने से बार बार इधर उधर घूम रही है। लगता है ये हमें मॉडलिंग करके दिखा रही है। और सब औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। सुधा अपनी बहू के पास जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? तुम बार बार बाहर अंदर क्यों जा रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, वो मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे दस्त हो गए हैं। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई मंगवा कर देती हूँ। सुधा जैसे ही किचन में जाती है तो वहाँ वो रूपा और मीना की बातें सुन लेती है। अब आया मजा।
सही कहा दीदी, रिश्तेदारों को मुंह दिखाई की जगह मॉडलिंग करके दिखाई। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? यहाँ खड़े होकर बेचारी का मजाक बना रही हो। अभी एक दिन उसे यहाँ आए हुए नहीं हुआ है और तुम दोनों ने ऐसी हरकत करनी शुरू कर दी। तुम दोनों को तो मैं बताती हूँ। दीपक डॉक्टर से दवाई लाता है और वो सुहानी को देता है। कुछ ही दिनों में सुहानी ठीक हो जाती है। रूपा और मीना सुहानी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो सुहानी, हमने माँ जी से बदला लेने के लिए तुम्हारे खाने में दस्त लगने की दवाई मिला दी। हमें माफ कर दो, अब हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। सुहानी अपनी दोनों जेठानियों को माफ कर देती है और वो सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।